वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन, ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से कि इस दुनिया में अल्लाह ताला सबसे पहली बात सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको सेहतमंद रखे, लेकिन हालात व वाक़यात हमारे अपने हाथ में रहते नहीं हैं। खुदा ना खास्ता बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ जाती है कि उनके एक अज़ा जो है काम नहीं कर रहा, चाहे वो दिल हो, चाहे वो जिगर हो, चाहे वो गुर्दे हों। उस वक्त जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इस हवाले से ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है लोगों को कि अपने ऑर्गन अगर हम डोनेट करना चाहें तो क्या तरीक़ाकार है, हमारा मज़हब इस हवाले से क्या कहता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SIUT से दो डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर सैयद मुजाहिद हसन साहब और डॉक्टर नासिर हसन साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, हमारा मज़हब या शरा जो है वो क्या कहता है ऑर्गन डोनेशन के हवाले से। मैं इस सवाल को तीन तरह से इसका जो है जवाब देना चाहूँगा। पहले नंबर पर तो ये है कि हमारी शरीयत जो है वो आखिरी शरीयत है और इसमें इंसान की ज़िंदगी की इतनी कदर है कि उसके लिहाज से सूरत माइदा की आयत कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने ऐसे पूरी इंसानियत को बचाया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम इस्लामी ममालिक 1985 का जो मक्का का फ़िक़्ह कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें तो यूनानिमसली इसको एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर लोगों की इंसानी जानें बचाने के लिहाज से कबूल किया गया है। चुनाचे सबसे अच्छा और रोबस्ट जो हमारा डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन का प्रोग्राम है सऊदी अरेबिया में है। अच्छा। दूसरे नंबर पर ईरान में है। अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह से हमारे दोनों ही जो मकातब फ़िक्र हैं वो कवर हो गए। तुर्की में है, कुवैत में, शाम के अंदर, लेबनान के अंदर, मलेशिया के अंदर, तमाम इस्लामी बांग्लादेश के अंदर मुमलिकतों में जी ये राइज है। बिल्कुल है। हमारे यहाँ उलमा के अंदर हालांकि बहुत बड़ा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ के ऊपर तो सब मुत्तफ़िक़ हैं कि ऑर्गन की सेल उसको बेचना या ख़रीदना हराम है। ओके। अलबत्ता किसी की जान बचाने के लिए तो हमारे उलमा भी इसमें बहुत वाज़ेह अंदाज में बताते हैं कि अगर किसी की जान बचाने के लिए ऑर्गन बिला मुआवजा इस तरह से हो रहा है प्रोसेस तो वो दिए जा सकते हैं। आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ 2009 में ऐसा ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, जो ह्यूमन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गन डोनेशन का लॉ है, उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे यहाँ ख़रीदो फरोख्त तो बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब जो लोग भी ये जुर्म कर रहे हैं वो बहुत ढके छुपे अंदाज में जो मीडिया बार बार आपके सामने लाता है तो वो और बंद हो रहे हैं वो सेंटर्स। तो अब तो इसके अंदर किसी किस्म की ख़रीदो फरोख्त और ऐसी चीज़ का कोई भी शाइबा नहीं लगता। अलबत्ता इसको इसार और ऐसा सदका जारिया के तौर पर तो ज़रूर समझा जा सकता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए इसको डोनेट कर रहा है। ठीक है। और इसकी अशद ज़रूरत है। हम उस सवाल को एक और अंदाज में भी कर सकते हैं कि 50,000 हमारे अंदाजे के मुताबिक 50,000 लोग सॉलिड ऑर्गन डैमेज यानी कि जिगर, गुर्दा और दिल के डैमेज होने से सालाना मर रहे हैं हमारे यहाँ। ओके। तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रोग्राम की, क्योंकि ये तमाम वो ज़िंदगियाँ हैं जो बचाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर चाहे किसी को कोई डोनेशन देना, तो मतलब ये तो बात हो रही है अभी बाद इसमें मैं इसकी बात भी करूँगा या ब्रेन डेथ में, लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई डोनेट करना चाहे तो क्या क्या डोनेट कर सकते हैं? इसको अगर हम ब्लड से शुरू कर लें, ब्लड डोनेशन आ जाती है। बोन्स डोनेट किया जा सकता है। बोन्स? जी हाँ, बोन्स भी डोनेट की जा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी का हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसका जॉइंट वैसे उसके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं था, उसमें से जो बोन होती है, कोई ऑपरेशन करके वो डिजीज़ निकाली जा रही है तो हेल्दी पार्ट किसी और को भी लगाया जा सकता है। अच्छा। ऑर्गन्स में अगर आप लेते हैं तो 2 किडनी होते हैं, एक उसमें से आराम से डोनेट किया जा सकता है और एक किडनी काफ़ी मोर देन सफिशेंट होता है टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन। जिगर का आधा, बल्कि आप कहें तो 60-70% तक जो है 65% तक आप रिमूव करके लगा सकते हैं। इसी तरह क्या जिगर को आधा जब कर देंगे तो जिसका डोनेशन जिसने दी है उसको कोई तकलीफ नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। 35% 40% भी अगर बाकी रहता है तो वो काफ़ी होता है। और जिगर एक वाहिद ऑर्गन है इंसानी जिस्म के अंदर जो रीग्रो कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है। अच्छा।
तो अगर आप 2 महीने बाद देखेंगे तो वो पूरा अपनी जगह पे 100% बन चुका होता है। अरे वेरी और गुड। वैसे भी 35% क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की वजह से लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा है तो और ये इसकी अशद ज़रूरत है कि हम फौरी तौर पे ट्रांसप्लांट शुरू करें। डॉक्टर साहब इजाज़त हो, जहलम से पलवा शाह हैं हमारे इस वक्त लाइन पे, जनाब। शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम पलवा शाह साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपका जो टॉपिक ऑर्गन डोनेशन चल रहा है उससे रिलेटेड तो मुझे क्वेश्चन नहीं करना, मुझे उससे हट के क्वेश्चन करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर लीजिए, आपने कॉल की। एक तो ये कि मैं काफ़ी दिनों से कॉल कर रही थी लेकिन बिजी मिलता था, या फिर मैं जिस टॉपिक पे पूछना चाह रही थी वो टॉपिक चल नहीं रहा होता था। आप हुक्म कीजिए, हम उस टॉपिक को कर लेंगे जी। ओके डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 25 है। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, हाइपाथायराइड का। जी जी। और मेरा फिर ऑपरेशन भी हुआ बिकॉज मुझे मल्टी नोडुलर गॉइटर डायग्नोस हुआ। ओके। अब पूछना ये है कि मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है, 7th मंथ गुजर चुके हैं। अब मैंने आफ्टर 3 मंथ ऑपरेशन के अपने TSH करवाया था बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कहा था और वो मेरा नॉर्मल आया था। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर आपका TSH नॉर्मल आ गया, ठीक आ गया, तो फिर आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम टेकिंग मेडिसिन न्यूमरका। ठीक है। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या मुझे मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है? देखें, आपका TSH अगर सही आया है और आपके जो, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, आपका पूरा बॉडी स्टेटस मेरे सामने नहीं है, आपके वाइटल्स मेरे सामने नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें जिन्होंने आपके जो सर्जन थे वो आपको बेहतर रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं हम आपके लिए कि एक प्रोग्राम थायराइड पे दोबारा कर दें, और ख़ुसूसन जो थायराइड सर्जरी के बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से हम एड्रेस कर लेंगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूर करेंगे। लेकिन जिन्होंने आपकी इतनी बड़ी सर्जरी की है वही आपको बेहतर मशवरा देंगे, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल जनाब, सही बात है। जाहिर है कुछ जनरल टिप्स हम दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहता है कि जो लोग कंसर्न है, जो स्पेशलिस्ट है, उन्हीं से तो डॉक्टर साहब, जिगर जो है उसको हम ज़िंदगी में अपनी किसी को भी अतिया कर सकते हैं? किस को अतिया कर सकते हैं? देखें, मैं अपने पड़ोसी को कर सकता हूँ। एक तो मेडिकल हमारी वो असेसमेंट होती है, और एक इसमें एक बहुत बड़ा रोल इखलाकियात का भी होता है। दुनिया भर में ये एथिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो लॉ बना है उसमें भी ये इखलाकी जुर्म तस्वुर किया जाता है कि अगर आप अनरिलेटेड जो है वो डोनेशन करें, उसमें अमूमन कोई ना कोई फैक्टर होता है, कोई पैसों का मामला होता है या फिर कोई दबाव होता है। इवन वो दबाव रिश्तेदारों का भी हो सकता है, तो दबाव के तहत डोनेशन नहीं होता, ये गैर इखलाकी चीज़ होती है। तो हमारे लॉ में भी ये है कि जेनेटिकली रिलेटेड जो लोग रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्तेदार हैं, सिर्फ वही लोग ज़िंदगी में अतिया कर सकते हैं। अनरिलेटेड की गुंजाइश होती है उस सूरत में जब आपके पास वाक़यतन कोई डोनर अवेलेबल नहीं है जो खूनी रिश्तेदार होते हैं, और आप उसके लिए एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाई गई है जो कि ये असेस करती है कि डोनर जो दे रहा है उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है या उसको किसी किस्म का लालच नहीं है। तो ये मेडिकली आप दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ख़ासतौर पर लिवर में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि मैचिंग की जाए, किडनी में मैचिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन लिवर के अंदर नहीं हो सकती। किसी को किसी का भी लिवर लग सकता है? जी बिल्कुल, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप कंपैटिबल होना चाहिए। तो लेकिन ये कि वो HLA टाइपिंग जिसे हम कहते हैं, जेनेटिक जो टेस्टिंग होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर। तो आपने कहा कितने % मिनिमम लिवर जो है आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं? 40%, इवन 35% भी अगर रह जाता है तो वो काफ़ी होता है। यानी 65% तक 65% तक आप हाँ डोनेट कर सकते हैं। मतलब उसमें पक्की बात है, देने वाले को कुछ नहीं होगा जनाब 100%। मैं अभी 3 महीने कोरिया में रह कर आया हूँ, तो वहाँ पे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, तो इवन वो 35% से लेस पे भी उनका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है और इतने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमें उसमें असल में डोनर लाइफ इन्वॉल्व होती है, और डोनर लाइफ क्योंकि वो हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए आप 1% भी रिस्क नहीं लेते। बिल्कुल। तो ये 35 की जो लिमिट बता रहा हूँ ये भी एक सेफ लिमिट बता रहा हूँ, और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो बाज़ औक़ात उसको भी क्रॉस कर लेते हैं। तो ये 35-40%। और डोनर को बाद में कोई कितने अरसे तक बिल्कुल वो नॉर्मल हो जाता है हॉस्पिटल से निकल के और घर? लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अमूमन हफ्ता या 10 दिन वो ICU के अंदर रहता है, और अमूमन 2 हफ्ते के अंदर वो घर चला जाता है। नॉर्मल एक्टिविटी जैसे आप भागना, दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, वजन उठाना, ये अपने 1.5-2 महीने में वो शुरू कर लेता है। उसके बाद से परफेक्टली नॉर्मल, सिवाय एक स्कार के जो उसकी स्किन के ऊपर होता है, अदरवाइज ही इज़ अ हेल्दी मैन। क्या होता है इस वक्त पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो रही है? लिवर ट्रांसप्लांटेशन कोशिशें शुरू हो गई हैं, लाहौर में इनफैक्ट शुरू भी हो चुका है।
फॉर्चुनेटली बड़ा अच्छा शगुन है कि हमारे यहाँ डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन भी अभी कुछ महीने पहले एक हीरो ही कहेंगे हम उसको, बच्चा 15 साल का 16 साल का, उसने वसीयत की थी, अपने वालिदैन को कहा था कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑर्गन, तो वो अनफॉर्चुनेटली जब उसकी डेथ हुई तो उस 15 साल के बच्चे की 15 साल के बच्चे, अरसलान नाम था क्या उसका। रीजन ऑफ डेथ क्या था? आई डोंट एग्जैक्टली नो, प्रॉब्ली एक्सीडेंट ही था वो। और अमूमन एक्सीडेंट भी इस तरह के लोग जो है वो, क्योंकि वो अदरवाइज हेल्दी होते हैं, उनके ऑर्गन्स ठीक होते हैं, तो उनके माँ बाप ने आगे बढ़ के जो है ख़ुद उसकी वसीयत का एहतराम करते हुए, तो उससे पहला पाकिस्तान का कैडेवर जिसे कहते हैं, ये मरने के बाद का डोनेशन जो होता है, तो वो ट्रांसप्लांट मुमकिन हो सका है। और इनफैक्ट अब वहाँ पे उन्होंने लाइफ रिलेटेड भी शुरू कर लिए है। हमारे यहाँ भी SIUT के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर हमें मरने के बाद वाला अतिया मिलता है, जो कि एक सालिम जिगर की सूरत में होता है, तो वो हम उसको, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि हम उसको फौरी तौर पे शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट लाइफ रिलेटेड के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हम उसको अगली स्टेज के लिए रखना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में हमेशा यही होता है कि आप कैडेवर से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद लाइफ रिलेटेड की। डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारी बहुत रेगुलर और काबिल एहतराम व्यूअर और कॉलर डॉक्टर अदीबा हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदीबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब। डॉक्टर साहब मुझे 2-3 सवाल पूछने थे। मुझे एक तो ये मालूम करना था, डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया कि ब्रेन डेथ हो चुकी है तो फिर वेंटिलेटर पर डालकर उसे प्रोलॉन्ग किया जाता है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये मतलब फिर अगर ब्रेन डेथ हो ही चुकी है, सांस भी नहीं है, हार्ट बीट भी नहीं है, तो फिर प्रोलॉन्ग करने की जरूरत क्या होती है? नहीं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, वो अक्सर ही होता है, रिश्तेदार कहते हैं नहीं जी हम तो रखना चाहते हैं। नहीं इस तरह तो फिर ये कि आप सवाल पूछ लें और बताइए। अच्छा, दूसरा ये कहना चाह रही थी कि मुझे इस वजह से इसका डॉक्टर साहब से भी जरूर बात कीजिएगा कि क्यों वाकई क्या जरूरत महसूस होती है प्रोलॉन्ग करने की, और ये कि कब डिसाइड किया जाता है कि वेंटिलेटर पर डालना है? थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं कि ब्रेन डेथ के बाद वेंटिलेटर पे नहीं डाला जाता। अमूमन मरीज की कंडीशन इस हद तक ख़राब हो जाती है कि उसको सांस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और क्योंकि उसकी कंडीशन सीरियस होती है और किसी स्टेज पे इतना डिटोरिएट हो जाता है कि वो ब्रेन डेथ वाक़ हो जाती है। पेशेंट वेंटिलेटर पे ही होता है, उसी दौरान में उसकी अगर वो ऑलरेडी ब्रेन डेथ है तो फिर वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो वेंटिलेटर पहले आता है, उसके बाद किसी स्टेज पे अगर उसकी ब्रेन डेथ हो गई है तो वेंटिलेटर तो काम करता रहता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है, हार्ट भी बीट करता रहता है, लेकिन वो इंसान जिंदा नहीं होता। वो जिंदा नहीं होता, और वो भी मतलब कुछ अरसे के लिए होता है, बाद का चंद घंटे बाद वो बंद हो जाता है या कुछ एक अक्सर रिश्तेदार फरमाइश करते हैं नहीं जी। हाँ, रिश्तेदारों जाहिर जज्बाती लगाव होता है, बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, तो लोग इसको मतलब इससे ये डिसाइड कर सकते हैं, मतलब ये कर सकते हैं कि वेंटिलेटर पे पहले डाला जाता है, ब्रेन डेथ बाद में होती है। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो जरा हमारे रिलीजन की तरफ चला जाता है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने वैसे तफसील से बताया तो है, लेकिन मैंने अभी जहाँ तक पढ़ा है, वैसे मेरी नॉलेज नाक़िस भी हो सकती है, कि उन्होंने ये लिखा था, मुफ्ती साहब हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा था कि जिंदगी की तरह हमारा जिस्म भी अल्लाह ताला की अमानत है, तो हम अपना कोई भी गुर्दा, कोई भी जिस्म का कोई भी हिस्सा उसकी इजाजत के बगैर जो है डोनेट नहीं कर सकते। क़यामत के रोज हमसे इस बारे में भी सवाल किया जाएगा कि ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल है। बेशक जान बचाना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे किसी चीज़, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल, लेकिन खून भी तो हम डोनेट करते हैं, खून भी तो हमारे जिस्म का हिस्सा है। वो चीज़ें देखें, दोबारा खून दोबारा बन जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें दोबारा नहीं। जिगर भी तो बन जाता है, जिगर भी बन जाता है, लेकिन वो चीज़ें देखें ना, जब हम वहाँ उठेंगे तो जिगर पूरा होगा, अगर एक गुर्दा कम है, एक आँख कॉर्निया नहीं है। चले, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल पूछ लेते हैं। और तीसरा कोई सवाल? जी, तीसरा क्वेश्चन भी यही था, डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि एक गुर्दा जो है सफिशिएंट होता है जिंदगी बचाने के लिए भी, और उस पेशेंट की भी जिसने डोनेट किया है। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा ये क्वेश्चन था कि अगर एक गुर्दा काफी होता है तो फिर अल्लाह ताला ने 2 गुर्दे क्या दूसरा डोनेट करने के लिए ही बनाया है? ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है, सवालात बड़े लॉजिकल हैं, और जो डोनेट करता है वो पेशेंट नहीं होता, वो डोनर होता है। और मजीद बातें करेंगे, जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।